हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम फैसियोला हिपेटिका की जो बचा हुआ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री उसके जो लार्वल फॉर्म है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने फैसियोला हिपेटिका का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया, जिसके अंदर सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, रेस्पिरेशन, बॉडी वॉल एंड नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, ये सब हमने सारा डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है इन सब के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके अलावा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे कोपुलेशन होगा, किस तरीके से जो जाइगोट है उसकी पूरी आगे डेवलपमेंट चलेगी, इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से लार्वल फॉर्म इंक्लूडेड है, लाइफ हिस्ट्री कैसे कंप्लीट होगी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ओरल सकर ऊपर, ये नीचे ऐसे एसिटाबुलम प्रेजेंट है। देन जो टेस्टीज़ हैं, अगर हम उन्हें लोकेट करें कि टेस्टीज़ कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो एंटीरियर टेस्टीज़ एंड पोस्टीरियर टेस्टीज़ कि ये वाली जो टेस्टी है वो एंटीरियर टेस्टी है और ये वाली पोस्टीरियर टेस्टी है। तो इनके अंदर दो टेस्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, एक थोड़ी सी ऊपर पोजीशन में मिडल ऑफ द बॉडी के पास में प्रेजेंट है, एक बिल्कुल पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियर टेस्टीज एंड एंटीरियर टेस्टीज। फिर इन पोस्टीरियर एंड एंटीरियर टेस्टीज से स्पर्म डक्ट अराइज होंगी। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पर्म डक्ट्स हैं। जो ये स्पर्म डक्ट्स हैं फर्दर ये ओपन अप होती हैं समाइनल वेसिकल के अंदर। जैसे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये है समाइनल वेसिकल। फिर फर्दर समाइनल वेसिकल से यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, ये बीच में यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट है। सीरस सैक प्रेजेंट है, ये यहाँ सीरस प्रेजेंट है और ये मेल जेनाइटल ओपनिंग है जेनाइटल एट्रियम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये वाइटेलाइन ग्लैंड्स है, ये सारी जो ये येलो कलर की दिखाई दे रही है ये वाइटेलाइन ग्लैंड्स हैं। ये वाइटेलाइन डक्ट है, ये बीच में जो ब्राउन सी दिख रही है वाइटेलाइन डक्ट है और ये बहुत सारी वाइटेलाइन ग्लैंड पूरी बॉडी में फैली हुई है। जो ये वाइटेलाइन ग्लैंड है फर्दर ये जो वाइटेलाइन ग्लैंड है ये इस तरीके से यहाँ पे आके ज्वाइन होंगी ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट के थ्रू। ये है लेटरल लॉन्जिट्यूडनल मीडियन वाइटेलाइन डक्ट। तो वाइटेलाइन ग्लैंड है वो ओपन अप होती है लेटरल लॉन्जिट्यूडनल मीडियन वाइटेलाइन डक्ट के अंदर। फर्दर ये आएगी मीडियन वाइटेलाइन डक्ट ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट के थ्रू और बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है मीडियन वाइटेलाइन डक्ट। अब इनके अंदर ये एक ओवेरी है, ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक ओवेरी है। ओवेरी से ऐसे ये ओविडक्ट अराइज होगी और ऊपर ऐसे ल्यूरल्स कैनाल प्रेजेंट होती है ओविडक्ट से कनेक्टेड। यहाँ पर ये मेलीज ग्लैंड है, योक रिजर्वोयर है, यहाँ पे ये बीच में योक रिजर्वोयर है। योक रिजर्वोयर यहाँ ओविडक्ट, ल्यूरल्स कैनाल और यूट्रस, इन तीनों की कॉमन ओपनिंग के पीछे मेलीज ग्लैंड प्रेजेंट है। ये इनका पूरा ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एग्स भरे हुए हैं। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, फीमेल जेनाइटल पोर है और ये पूरा इनका यूट्रस है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए मिलेंगे। तो ये इनका डायग्राम है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, पूरा कंप्लीट डायग्राम। देन मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अलग अलग पूरा बता रखा है कि ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर टेस्टीज। यहाँ पर जो हमने यहाँ देखा था कि सीरस है, सीरस सीथ प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट है, ये सीरस सीथ है और ये सीरस जेनाइटल एट्रियम, ये मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, समाइनल वेसिकल कि यहाँ पर ये समाइनल वेसिकल प्रेजेंट मिलेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये वाइटेलाइन डक्ट, ये लेटरल
मीडियन लॉन्जिट्यूडनल वाइटलाइन डक्ट, ये वाइटलाइन ग्लैंड है। ये ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट है, ये मीडियन वाइटलाइन डक्ट है। यहाँ पर ये योक रिजर्वोयर है, ये मेलिस ग्लैंड है। ये ओवेरी, इससे ओविडक्ट अराइज हुई। ये ल्यूरल स्कैनार, ये यूट्रस जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए हैं। ये फीमेल गोनोपोर जिसके थ्रू जो कैप्सूल्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। ये इसी का ही एक और थोड़ा सा समझाने के वे से डायग्राम बना रखा है कि यहाँ पर ये है योक रिजर्वोयर। यहाँ से ये ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट आती हैं ऐसे मीडियन लॉन्जिट्यूडनल से कनेक्ट होके, और इनसे जो वाइटलाइन ग्लैंड है वो कनेक्टेड है। यहाँ पर ये एंटीरियर टेस्टिस मिलेगी, यहाँ पर पोस्टीरियर टेस्टिस मिलेंगी। यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ये स्पर्म डक्ट आएंगी समाइनल वेसिकल के अंदर। समाइनल वेसिकल से फर्दर इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है ये, और ये मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है। ये एट्रियम है, ये सीरस और ये सीरस सैक। तो इस वाले डायग्राम में भी आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे इसकी लेबलिंग की हुई है। देन इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम देखें पूरे, तो ये योक रिजर्वोयर, बीच में ये मीडियन वाइटलाइन डक्ट, ये ओविडक्ट, ये पूरी ये ओवेरीज, ये ल्यूरल स्कैनाल, यहाँ पर ये पीछे की ओर मेलिस ग्लैंड, ये यूट्रस जिसके अंदर एग भरे हुए हैं, ये फीमेल जेनाइटल पोर, कॉमन जेनाइटल एट्रियम के अंदर मेल एंड फीमेल जेनाइटल पोर की ओपनिंग है। तो ये इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको अच्छे से ध्यान से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम बनाने हैं। अब डायग्राम के बाद में इसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखे हैं उन स्ट्रक्चर को हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमें पता है वो कैसा है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेटिक डक्ट, पेनिस या सीरस, जेनाइटल चैम्बर जिसे एट्रियम बोलते हैं, सीरस सीथ या पाउच, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जो टेस्टिस है ये लाइंड मिलती हैं जर्मिनल एपिथेलियम से, एक पेयर में मिलेंगी, हाईली ब्रांच्ड मिलेंगी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जो एंटीरियर टेस्टी है वो मिडल ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, जो पोस्टीरियर टेस्टिस है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है। एसिमेट्रिकल होती हैं पोजीशन में कि एक पोस्टीरियर में एक मिडल में ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो जो इनकी अरेंजमेंट है वो कैसी है, टेंडम अरेंजमेंट है। एसिमेट्रिकल है तो जो राइट टेस्टिस है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है, और दूसरी वाली है जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। इनसे एक पेयर की दो टेस्टिस है तो एक पेयर दोनों से एक एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वाइटिस कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। जो वासा डिफरेंशिया है वो एंटीरियर साइड में मिडल ऑफ बॉडी से अराइज होगा। टू वासा डिफरेंशिया रन फॉरवर्ड अप टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एसिटाबुलम एंड ओपन इन सेमाइनल वेसिकल की जो दोनों वासा डिफरेंशिया हैं जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेस्टिस से निकलती हैं वो बॉडी में आगे की ओर बढ़ के और जहाँ पर एसिटाबुलम है वहाँ पर आके सेमाइनल वेसिकल के अंदर ये ओपन अप होंगी। इनका फंक्शन क्या है कि स्पर्म को कंडक्ट करना टेस्टिस से लेके और जो समाइनल वेसिकल है वहाँ तक थ्रू द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। समाइनल वेसिकल एस शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नियर एसिटाबुलम, ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा। देन इसके बाद में आती है प्रोस्टेटिक डक्ट, एक नैरो ट्विस्टेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि समाइनल वेसिकल को आगे कंटिन्यू करेगी। एंटीरियर साइड ऑफ समाइनल वेसिकल में कंटिन्यू होती है ये बहुत सारी न्यूमरस यूनिसेलुलर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे सराउंडेड मिलेगी। इनका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इनका जो एल्कलाइन सीक्रेशन है वो स्पर्म की मोबिलिटी में मूवमेंट में मोटिलिटी में हेल्प करता है। देन इसके बाद आता है पेनिस या फिर जिसे हम बोलते हैं सीरस। ये काफ़ी थिक मस्कुलर सिलेंड्रिकल प्रोट्रूसिबल मतलब कि जो बाहर और अंदर हो सकता है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर है थ्रू विच प्रोस्टेटिक डक्ट
passes as ejaculatory duct and open in genital chamber by male गोनोपोर। कि ये जो सीरस है इसके अंदर ऐसे इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है और ये सीरस ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जैसे ये इनकी बॉडी है तो ये बॉडी से बाहर भी ऐसे निकल सकता है और फिर ये अंदर वापस भी लिया जा सकता है। जो सीरस है उसकी ओपनिंग होती है मेल गोनोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर। ये कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। जेनाइटल चैम्बर या एट्रियम की बात करें तो स्मॉल चैम्बर है जो कि रिसीव करेगा दोनों मेल एंड फीमेल गोनोपोर को। ये ओपन अप होगा आउटसाइड बाय ए कॉमन गोनोपोर विच इज स्मॉल सर्कुलर अपर्चर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी जस्ट इन फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के जस्ट सामने फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम के फ्रंट में वेंट्रल साइड पे बॉडी पे हमने ये ओपनिंग देखी थी जब हमने मॉर्फोलॉजी की बात की थी। सर्कुलर अपर्चर होता है, ये कॉमन ओपनिंग है कॉमन गोनोपोर। इस गोनोपोर ये है ओपनिंग जेनाइटल चैम्बर या एट्रियम की। इस जेनाइटल चैम्बर या फिर एट्रियम के अंदर जो दोनों मेल एंड फीमेल गोनोपोर है वो ओपन अप होंगे। फिर हम बात करें सीरस सीथ या फिर सीरस पाउच की। ये एक थिक कवर है जो कि समाइनल वेसिकल को ऐसे घेर के सराउंड करके रखेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस को ये कवर करके रखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, सीरस, समाइनल वेसिकल, इन तीनों को चारों ओर से ऐसे कप लाइक पाउच होता है। प्रोटेक्टिव है ये फंक्शन के अंदर। तो ये हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट आते हैं? ओवेरी, ओविडक्ट, वाइटलाइन ग्लैंड या फिर जिसे हम वाइटल एरिया भी बोलते हैं, एफरेंट वाइटलाइन डक्ट्यूल, वाइटलाइन डक्ट्स, ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट, मीडियन वाइटलाइन डक्ट, यूट्रस, मेलिस ग्लैंड एंड ल्यूरस कैनाल। अब एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर को हम पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरी की। जो ओवेरी है वो सिंगल मिलेगी, एक ही ओवेरी प्रेजेंट है। इरेगुलर शेप की, हाईली ब्रांच्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये टेस्टिस के कंपैरिजन में इसका साइज़ छोटा मिलेगा। जो मीडियन लाइन है, जैसे जो ऐसे जो फैसियोला हिपेटिका है उसकी मीडियन लाइन के राइट साइड में ये प्रेजेंट होगी। प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ मीडियन लाइन इन फ्रंट ऑफ एंटीरियर टेस्टी की। जो एंटीरियर टेस्टीज है उसके फ्रंट में प्रेजेंट है। ये एंटीरियर बॉडी पार्ट का 1/3 रीजन ऑक्यूपाई करेगी। जर्मिनल एपिथेलियम से ये लाइंड मिलती है। इसका क्या काम होता है? ये oogenesis के थ्रू ओवा को प्रोड्यूस करेगी। देन इस ओवेरी से अराइज होती है ओविडक्ट जो कि ओवेरी के लेफ्ट साइड से अराइज होगी। शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये मीडियन वाइटलाइन डक्ट से जाके ज्वाइन होगी। इसका काम होता है ओवा को कंडक्ट करना। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है इसमें। वाइटलाइन ग्लैंड है, बहुत सारी नंबर में वाइटलाइन ग्लैंड फॉलिकुलर नेचर की होती हैं। ये प्रोड्यूस करती हैं योग कम शेल मटीरियल। जो वाइटलाइन ग्लैंड है इनसे अराइज होती हैं इफरेंट वाइटलाइन डक्ट्यूल जो कि छोटी सी पतली बिल्कुल सीलिएटी ट्यूब्यूल है। ये वाइटलाइन ग्लैंड से अराइज होंगी। ये आपस में जॉइन एंड रीजॉइन होंगी और फॉर्म करेंगी वाइटलाइन डक्ट को। इनका काम होता है कि जो वाइटलाइन ग्लैंड्स ने योकम शेल मटेरियल को सीक्रेट आउट किया है उसे कंडक्ट करना टू वाइटलाइन डक्ट। वाइटलाइन डक्ट है ये फर्दर आगे योकम शेल मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करती हैं, लेके जाने का काम करती हैं। वाइटलाइन डक्ट दो होंगी, एक एंटीरियर साइड में, एक पोस्टीरियर साइड में। ये जो दोनों ही हैं वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ओवेरी के पास में ज्वाइन होंगी और ज्वाइन होके ये बनाएंगे ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट ऐसे दोनों साइड में, कि ऐसे आके या इधर से ये ज्वाइन होंगी और ऐसे वाइटलाइन जो ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट है उसमें फर्दर अपने मटेरियल को डालेंगी। जो ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट है ये भी कंडक्ट करेंगी योकम शेल मटेरियल को। ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट भी ऐसे दो होती हैं। ये सेंटर में आके एक रिजर्वोयर जो योक रिजर्वोयर है सैक लाइक बोरा के जैसा, उसके अंदर ये ओपन अप होंगी। मीडियन वाइटलाइन डक्ट ये भी फर्दर कंडक्ट करती है योकम शेल मटेरियल को। नैरो एंड ट्यूबुलर पार्ट है मीडियन वाइटलाइन डक्ट, ये अराइज होती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ योक रिजर्वोयर, कि जो योक रिजर्वोयर है उसके एंटीरियर बॉर्डर से ये अराइज होगी। फिर हम बात करें यूट्रस की, तो जो यूट्रस है वो सबसे टर्मिनल एंड हाईली मस्कुलर पार्ट है। इसकी जो मस्कुलरिटी है उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, मेट्रा टर्म।
जो मेट्राटर्म है वो इसकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को नाम दिया गया है यूट्रस की। लॉन्ग है, काफ़ी वाइड है और ये लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल को अपने अंदर रखता है, अकोमोडेट करता है, स्टोर करके रखता है। इसका जो ओरिजिन है वो ओविडक्ट एंड मीडियन वाइटलाइन डक्ट की जहाँ पर जॉइनिंग है वहाँ पर इसका ओरिजिन स्टार्ट होगा। ये जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन अप होगा थ्रू फीमेल गोनोपोर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मेल गोनोपोर, कि जैसे जेनाइटल चैम्बर है इसके अंदर यहाँ पर मेल गोनोपोर और यहाँ पर फीमेल गोनोपोर ओपन अप होते हैं। इसका काम होता है कि ये कैप्सूल को स्टोर करके रखेगा और जो इसकी मेट्राटर्म कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से कैप्सूल्स फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू जेनाइटल जो चैम्बर है उसमें इजेक्ट आउट होता है यूट्रस से। इसकी मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से जो कैप्सूल जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट प्रेजेंट है वो बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट किए जाएंगे। फिर हम बात करें मैलीज ग्लैंड की। जो ये मैलीज ग्लैंड है ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एक ग्रुप है। ये राउंडेड मास की फॉर्मेशन करती है अराउंड द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, मीडियन वाइटलाइन डक्ट एंड यूट्रस, कि जहाँ पर ओविडक्ट, मीडियन वाइटलाइन डक्ट और यूट्रस जहाँ पर ज्वाइन होते हैं इन तीनों की ज्वाइनिंग के ऊपर मैलीज ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। मैलीज ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि जो इनका सीक्रेशन है वो यूट्रस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है ताकि जो एग कैप्सूल है वो आराम से यूट्रस के अंदर मूव कर सके। इनका जो सीक्रेशन है वो स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करेगा। ये सेपरेट करते हैं जो योक कम शेल मटेरियल है उससे योक को और शेल को सेपरेट करके और कैप्सूल को हार्डन अप करने का काम करेंगे। जो ल्यूरर्स कैनाल है वो डोर्सल साइड ऑफ बॉडी में जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एसिटाबुलम खुलेगी। स्मॉल नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अराइज फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ओवेरी। ओवेरी के डिस्टल पार्ट्स, ओविडक्ट के डिस्टल पार्ट से ये ल्यूरल्स कैनाल अराइज होती है कि जहाँ पर ओविडक्ट जस्ट ख़त्म होने वाली है वहाँ से ल्यूरल कैनाल अराइज होगी और डोर्सल साइड में जस्ट इन अपोजिट ऑफ एसिटाबुलम ये इसकी ओपनिंग होगी। कोपुलेटरी कैनाल या फिर वजाइना की तरह ये एक्ट करती है और स्पर्म को रिसीव करेगी ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कि जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म को रिसीव किया जाता है थ्रू ल्यूरर्स कैनाल। फर्दर हम बात करें डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री की, तो इसके अंदर कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की किस तरीके से कोपुलेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा कि जो सेल्फ है उसमें जो पेनिस है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा यूट्रस ऑफ सेम एनिमल थ्रू फीमेल गोनोपोर एंड स्पर्म आर डिस्चार्ज। जो स्पर्म है वो मूव करेंगे डाउन इन द यूट्रस एंड ओविडक्ट के पास पहुंचेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जनरली वन साइडेड इंसेमिनेशन अक्कर, की एक साइड से इंसेमिनेट किया जाता है। जो पेनिस है एक फ्लूक का वो इंट्रोड्यूस होता है ल्यूरल्स कैनाल ऑफ अदर फ्लूक के अंदर एंड स्पर्म रिलीज़ किए जाएंगे ओविडक्ट के अंदर। जो स्पर्म है उन्हें फर्दर एक्टिवेट किया जाता है मैलीज ग्लैंड के सीक्रेशन से और ऐसा ज़्यादातर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो कॉमनली हमें लीवर फ्लूक के अंदर देखने को मिलेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डिस्टल पार्ट ऑफ ओवेरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जाइगोट। अब जो फर्दर जाइगोट है उसकी कैसे क्या डेवलपमेंट चलती है, उसके चारों ओर कैसे कैप्सूल की फॉर्मेशन होगी। ये जो कैप्सूल फॉर्मेशन है वो यूट्रस के टर्मिनल पार्ट में होती है। हर एक जो जाइगोट है वो रिसीव करता है मैलीज ग्लैंड का योक कम शेल मटीरियल, इसका वाइटलाइन ग्लैंड का योक कम शेल मटीरियल थ्रू वाइटलाइन डक्ट्स। जो सीक्रेशन है मैलीज ग्लैंड का वो सेपरेट करता है योकम शेल मटेरियल से शेल को एंड योक को, और जो शेल मटेरियल है वो जाइगोट के चारों ओर उसकी लेयर की जाएगी और उसके अंदर डाले जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ योक सैक। अब ऐसे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर जाइगोट है और बहुत सारे योक सेल है और आउटर साइड में ये शेल का सीक्रेशन किया गया है। जो अब ये स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कैप्सूल, और इस कैप्सूल के ऊपर एक लीड या फिर ओपरकुलम एक ढक्कन होता है एक साइड पे। जब ये कैप्सूल पूरी तरीके से बन जाता है तो इसे यूट्रस में सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पर एक टाइम पे यूट्रस के अंदर कम से कम 3000 या 3000 से ज़्यादा कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन कैप्सूल को कैसे ले किया जाता है, कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है
यूट्रस का, उसकी वजह से जो कैप्सूल है वो बॉडी से बाहर निकलेंगे और होस्ट की बाइल डक्ट में आएंगे। यहाँ से फर्दर इन्हें मूव करवा के बाइल के साथ में जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके डिओडेनम में भेजा जाएगा। वहाँ से जो कैप्सूल है फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए और फिकस के साथ में, फिकल मटेरियल के साथ में होस्ट की बॉडी से बाहर निकलेंगे। फर्दर हम बात करें कि डेवलपमेंट कैसे होता है, कि तो जो डेवलपमेंट है वो कैप्सूल के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। जब जो कैप्सूल है वो यूट्रस में प्रेजेंट है, फ्लूक के यूट्रस में, तभी इनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट कंप्लीट कब होगा, जब ओपन वाटर के अंदर जो मिरासीडियम है, वो जो कैप्सूल है वो ओपन वाटर के अंदर बाहर आएगा। जो जाइगोट है उसके अंदर क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट की बात करें तो जाइगोट में होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज, कि ये जाइगोट है ये कंप्लीट 2 सेल में डिवाइड होगा, लेकिन जो सेल है वो एक छोटी एक बड़ी अनइक्वल डिवीज़न होगा। इसकी वजह से 2 अनइक्वल साइज सेल बनेंगी। जो स्मॉलर है उसे नाम दिया जाता है प्रोपेगेटरी सेल और जो लार्जर है उसे नाम दिया जाता है सोमेटिक या फिर एक्टोडर्मल सेल। जो सोमेटिक एक्टोडर्मल सेल है उसमें माइटोसिस होगी और वो लार्वल एक्टोडर्म बनाएगी। स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल है वो कुछ टाइम के लिए डिवाइड नहीं करती, रिमेन्स अनडिवाइडेड, और कुछ टाइम डिवाइड ना करने के बाद में वो डिवाइड करेगी और उसके बाद में वो फॉर्म करती है एक तो सोमेटिक सेल और एक प्रोपेगेटरी सेल। जो सोमेटिक सेल है वो काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई करेगी और प्रोड्यूस करती है मीजोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ लार्वा। तो एक बार तो यहाँ पर जो पहला डिवीज़न हुआ था उसकी वजह से जो सोमेटिक सेल बनी थी उससे क्या बनी, एक्टोडर्म। फिर फर्दर जो स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल बनी थी उसमें डिवाइड होने की वजह से जो सोमेटिक सेल बनी, उस सोमेटिक सेल से मीजोडर्म एंड एंडोडर्म बनेगी। प्रोपेगेटरी सेल डिवाइड करेगी और जर्म सेल का मास बनाएगी लार्वा के पोस्टीरियर पार्ट में। फर्दर डेवलपमेंट अक्कर ओनली व्हेन कैप्सूल आर इजेस्टेड आउट, कि इससे आगे की इतनी तो डेवलपमेंट हो गई जब जो फ्लूक के यूट्रस के अंदर कैप्सूल है तब। अब आगे की डेवलपमेंट कब होगी, जब कैप्सूल बॉडी से बाहर निकाला जाएगा और वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि pH 6.5 होना चाहिए या फिर कोई डंप एरिया जहाँ पर एटलीस्ट 60% मॉइस्चर कंटेंट हो। टेम्परेचर 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज का होना चाहिए। इन फेवरेबल कंडीशन के अंदर 2 वीक में मिरासीडियम लार्वा की फॉर्मेशन होती है। फर्दर कि जो ये सेल्स है ये फर्दर आगे मिरासीडियम लार्वा की फॉर्मेशन करेंगी। अब मिरासीडियम लार्वा बना तो वो बाहर निकलेगा, कैप्सूल से बाहर निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं हैचिंग ऑफ मिरासीडियम। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं इसकी हैचिंग में, कि जो मिरासीडियम है अंदर से बटिंग एक्शन करेगा, कैप्सूल है वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो ब्रस्ट होगा, और जो सीमेंटिंग मटेरियल है ढक्कन का, लीड का, ओपरकुलम का, वो डाइजेस्ट किया जाएगा। जो मिरासीडियम लार्वा है उसकी जो पेनिट्रेशन ग्लैंड है वो एंजाइम को सीक्रेट करती हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम को, जिसकी वजह से जो कैप्सूल है उसका जो ओपरकुलम है, ढक्कन है, वो उसका जो सीमेंटिंग मटेरियल है उसे डाइजेस्ट किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा। इन 3 प्रोसेस के थ्रू जो मिरासीडियम है वो बाहर निकलेगा, हैच आउट करेगा। अब जो लार्वल फॉर्म है, इन लार्वल फॉर्म को एक एक करके हम पढ़ते हैं। लार्वल स्टेजेस ऑफ फैसियोला हिपैटिका, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, देन रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। ये आपको पूरे इनके डायग्राम बनाने हैं, इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो जो मिरासीडियम लार्वा है ये उसके डायग्राम है कि किस तरीके से उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दिखती है। पूरी बॉडी के ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट है, यहाँ पर एपिकल पेपिली प्रेजेंट होती है। देन हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये एपिडर्मल प्लेट प्रेजेंट है, ये एपिडर्मल प्लेट प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर आई स्पॉट प्रेजेंट हैं। तो एक्सटर्नली हमें इतना ही दिखेगा। फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एपिकल पेपिली, जिसके नीचे एपिकल ग्लैंड मिलेगी। ये पूरी बॉडी पे सीलिया, यहाँ पर इसका मिलता है ऐसे ये ब्रेन, ये इसका ब्रेन वाला पार्ट है। ये आई स्पॉट है, एक्सक्रीटरी पोर हैं, ये एक्सक्रीटरी पोर हैं, ये इसकी फ्लेम सेल्स हैं।
देन ये एपिडर्मल प्लेट है, यहाँ पर ये मस्कुलर लेयर है अंदर की साइड में, ये जर्म बोल है, ये इन दोनों के बीच में सब एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इसकी थियरी देखें कि जो मिरासीडियम लार्वल फॉर्म है वो फर्स्ट लार्वल फॉर्म है जो कि फ्री स्विमिंग है, पेनिट्रेट करेगी फ्रेश वाटर और मैराइन स्नेल को। माइन्यूट ओवल इलोंगेटेड फ्री स्विमिंग स्टेज है जो कि 18 से 21 एपिडर्मल प्लेट से कवर्ड मिलेगी। 5 रिंग की फॉर्म में ये प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3 4 5। जो फर्स्ट रिंग है वो 6 प्लेट की बनी हुई है। ऐसे जो फर्स्ट रिंग होगी उसमें 6 प्लेट होंगी, सेकंड रिंग के अंदर 6 प्लेट होंगी, थर्ड रिंग के अंदर 3 प्लेट होंगी, फोर्थ रिंग के अंदर 4 प्लेट और फिफ्थ रिंग के अंदर सिर्फ 2 प्लेट प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से आपको ये रिंग और उनमें कितनी कितनी प्लेट्स हैं, वो एपिडर्मल प्लेट है वो याद रखनी है। ये एक ऐसे ये एपिडर्मल प्लेट है। ये एक एंटीरियर रीजन में इसके देखें तो कोनिकल एपिकल पेपिला प्रेजेंट होता है जिसके नीचे ग्लैंडुलर सैक है, एपिकल ग्लैंड की ओपनिंग होती है, 2 पिगमेंटेड एक्स शेप्ड आई स्पॉट प्रेजेंट और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया जिसके पास 2 फ्लेम सेल हैं। पोस्टीरियर एंड पे प्रोपेगेटरी सेल प्रेजेंट होती है। जो मिरासीडियम लार्वा है वो फीडिंग लार्वा नहीं है, ये फीड नहीं करता, ये सिर्फ स्विम करता है वाटर के अंदर और ये ढूंढता है अपने सेकेंडरी होस्ट को, इंटरमीडिएट होस्ट को, स्नेल को, और ये 8 घंटे के अंदर इसे अपने जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसे ढूंढना होता है। देन हम बात करें स्पोरोसिस्ट लार्वा की, तो ये इलोंगेटेड जर्मिनल सैक है, 0.7 mm लंबा मिलेगा, थिन क्यूटिकल से कवर्ड मिलता है, इसके ऊपर कोई सीलिया नहीं होते। इसके अंदर जो ग्लैंड्स, नर्व टिश्यू, एपिकल पेपिला, आइड स्पॉट जो हमने मिरासीडियम में देखी थी वो सारी प्रेजेंट नहीं होती। अंदर से होलो है। इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया का एक पेयर मिलता है जिसके अंदर फ्लेम सेल है, जर्म सेल है, जर्म बॉल है। स्पोरोसिस्ट मूव अबाउट इन द होस्ट टिश्यू, कि जो स्नेल है उसके अंदर उसके टिश्यू में मूव करता है। इसकी जो जर्म सेल हैं वो डेवलप होती हैं इनटू ए थर्ड टाइप ऑफ लार्वा जिसे हम क्या बोलते हैं, रीडिया लार्वा। एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रीडिया लार्वा की फॉर्मेशन होगी। जो रीडिया लार्वा हैं वो स्पोरोसिस्ट से बाहर निकलेंगे, इसकी बॉडी वॉल को रप्चर करके स्नेल के अंदर आएंगे, और जो मस्कुलर कॉलर है, वेंट्रल प्रोसेस है, देन द रीडिया माइग्रेट इन टू द लीवर ऑफ स्नेल। फिर टिश्यू से रीडिया स्नेल के लीवर में माइग्रेट करेगा। स्पोरोसिस्ट का अगर हम डायग्राम देखें तो ये स्पोरोसिस्ट का डायग्राम है। आउटर क्यूटिकल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये अंदर सब एपिथेलियम है, ये जर्म सेल है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये प्रोटोनेफ्रिडियल ओपनिंग है, इसकी हर एक प्रोटोनेफ्रिडिया की 2 फ्लेम सेल्स होती हैं। ये यंग रीडिया लार्वा है, ये ओल्डर रीडिया लार्वा है, और ये सबसे ओल्डेस्ट रीडिया लार्वा है। ये इसकी बॉडी को रप्चर करके बाहर निकलेगा, स्नेल के अंदर आएगा, क्योंकि जो मिरासीडियम है वो फिलहाल कहाँ पे प्रेजेंट है, वो स्नेल में है और स्नेल के टिश्यू में है। ये जब रीडिया स्नेल ढूंढेगा वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। स्पोरोसिस्ट टिश्यू में प्रेजेंट है स्नेल के, और उस टिश्यू से जब रीडिया लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो जाके लीवर में जाएगा स्नेल के अंदर। फिर इसके बाद जो रीडिया लार्वा है उसका अगर हम डायग्राम देखें तो रीडिया लार्वा के अंदर ये जर्म बॉल्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर ऐसे 2 लेपेट्स होंगे साइड में, यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये एपिथेलियल सेल्स है, बाहर की साइड में क्यूटिकल है, डेवलपिंग सर्केरिया प्रेजेंट है, यहाँ फेरिंग्स होता है, माउथ है तो फीडिंग स्टेज है, फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ये रीजन कॉलर है, यहाँ पर ये बर्थ पोर प्रेजेंट है, ये इसका गट है, तो ये यहाँ पर इसमें बर्थ पोर एक परमानेंट मार्किंग होती है, बर्थ पोर। तो चलिए रीडिया की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। रीडिया इलोंगेटेड है, 1.3 से 1.6 mm इसकी लेंथ मिलेगी। 2 वेंट्रल प्रोसेस जिन्हें हम लेपेट्स बोलते हैं वो इसके पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगी। एंटीरियर एंड पे बर्थ पोर प्रेजेंट होता है। इसकी बॉडी वॉल क्यूटिकल मेसेनकाइम एंड मसल की बनी हुई है। रीडिया है उसके पास एक एंटीरियर माउथ, फेरिंग्स और
फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। सैक लाइक इंटेस्टाइन होती है। पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, हर एक पेयर के पास 2 फ्लेम सेल हैं, डायग्राम में हमें साफ दिखाई दे रहा है। हर एक रीडिया है, उससे 14 से 20 सर्केरिया बनते हैं और ये सीज़न पे डिपेंड करता है। रीडिया से डॉटर रीडिया भी बनते हैं। देन हम बात करें सर्केरिया की। सर्केरिया एक ओवल बॉडी शेप का और 0.25 mm से 0.35 mm धीरे धीरे जो लार्वल फॉर्म है उनका साइज़ घटता जा रहा है। इसके अंदर सिंपल टेल प्रेजेंट होती है। इसकी एपिडर्मिस है वो जल्दी ही शेड हो जाएगी, निकल जाएगी और क्यूटिकल आ जाएगा इसकी एपिडर्मिस पे। बिलो क्यूटिकल मसल्स प्रेजेंट है, साइटोजेनस ग्लैंड प्रेजेंट है। एक एक्सक्रीटरी ब्लैडर होता है विद ए पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियल कैनाल विद ए नंबर ऑफ फ्लेम सेल। यहाँ पर जो फ्लेम सेल है उनके नंबर ज़्यादा हैं। जो सर्केरिया है वो बर्थ पोर के थ्रू, रीडिया के बर्थ पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा, रीडिया की बॉडी से माइग्रेट करेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल में, वहाँ से जाएगा पल्मोनरी सैक में और वहाँ से सराउंडिंग वाटर में बाहर आ जाएगा। जो स्नेल के अंदर इसका टाइम है एंट्री ऑफ मेरेसीडियम टू एग्जिट ऑफ सर्केरिया इज़ 5 to 6 वीक, कि 5 से 6 वीक का टाइम स्नेल के अंदर ये लार्वल फॉर्म रहेंगी। जो मेटा सर्केरिया लार्वल फॉर्म है वो बाहर वाटर में है, 2 से 3 दिन के लिए स्विम करेगी। ये अपनी टेल को लूज़ कर देंगे, अपने चारों ओर सिस्ट की कवरिंग बना लेंगे। जो सिस्ट हैं वो सर्केरिया की जो साइटोजेनस ग्लैंड थी उनसे सीक्रेट आउट होगी। जो एनसिस्टेड सर्केरिया है विदाउट टेल उसे हम क्या बोलते हैं, मेटा सर्केरिया। इसका डायमीटर और भी छोटा होगा, 0.2 mm इन डायमीटर, और इसको हम जुवेनाइल फ्लूक भी बोलते हैं। अगर जो मेटा सर्केरिया है वाटर के अंदर, if the metacercaria are formed in water they can live for a year, but if they are formed on grass or vegetation they can survive only for few week। अगर वाटर के अंदर है तो साल भर के लिए ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर ग्रास पे या फिर किसी वेजिटेशन पे अटैच है तो वो सिर्फ कुछ वीक के लिए ही सर्वाइव करेगा। जो वेरियस लार्वल स्टेजेस है वो उनके अंदर सबके अंदर जर्म सेल्स मिलती हैं जिनके अंदर फर्दर डिवीज़न चलता रहेगा। अब जो सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया है उसका हम डायग्राम देखें तो ये सर्केरिया की बॉडी है ऊपर वाली, नीचे इसकी टेल है। यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी वेसिकल प्रेजेंट है, ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, इससे ये ऐसे बहुत सारी फ्लेम सेल अराइज हुई हैं। इसके नीचे साइटोजिनस ग्लैंड सेल प्रेजेंट है, बीच में एसिटाबुलम, ये जर्म सेल, माउथ, ओरल सकर, मस्कुलर फेरिंग्स, बीच में ईसोफेगस, ये गट प्रेजेंट है इसका। तो ये थोड़ा सा अडल्ट की तरह दिखता है। फर्दर जो सर्केरिया है वो कन्वर्ट होता है मेटा सर्केरिया में, जो अपनी टेल को लूज़ कर देगा। जो साइटोजिनस ग्लैंड है वो बाहर सिस्ट की वॉल बना लेंगी, अंदर ये फ्लेम सेल है, बीच में एक्सक्रीटरी वेसिकल है, बहुत सारे नंबर में फ्लेम सेल मिलेंगी। माउथ, ओरल सकर, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, बीच में एसिटाबुलम और ये आउटर क्यूटिकल लेयर, ये सिस्ट वॉल, ये मेटा सर्केरिया का डायग्राम है। तो ये आपको बनाने हैं 5 लार्वल फॉर्म है, पाँचों लार्वल फॉर्म अच्छे से ड्रॉ करनी है। लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंटल स्टेज देखिए इसकी, तो कोपुलेशन होता है, डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, फॉर्मेशन ऑफ मिरासीडियम लार्वा, फिर सेकेंडरी होस्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है मिरासीडियम के थ्रू, स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है, रीडिया बनता है, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया लार्वल फॉर्म से प्राइमरी होस्ट के अंदर इन्फेक्शन होगा। जो इसमें लाइफ साइकिल है कि जो एनसिस्टेड मेटा सर्केरिया है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो जब शिप में जाएगा तो वो अडल्ट फेसियोला हेपेटिका में कन्वर्ट होगा। फर्दर पूरी डेवलपमेंट के बाद में वो एज एन मिरासीडियम लार्वा जो कि एग कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है वो बॉडी से बाहर आएगा प्राइमरी होस्ट के। मिरासीडियम लार्वा कन्वर्ट होगा स्पोरोसिस्ट लार्वा में, वो रीडिया में, वो सर्केरिया में, फिर मेटा सर्केरिया में। ये मिरासीडियम लार्वा स्नेल को ढूंढेगा, ये स्नेल के टिश्यू में प्रेजेंट है। टिश्यू के बाद में ये लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद फिर गट में, वहाँ से फेरिंग्स में और फिर बॉडी के बाहर। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये पैथोजेनिसिटी कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ ए माइक्रोब टू कॉज डैमेज इन होस्ट, की होस्ट के अंदर ये क्या डिजीज़ कॉज करेगा, फेसियोलिसिस कॉज करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि भूख नहीं लगती, एनीमिया हो जाता है, इरेगुलर रूमिनेशन, फीवर, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी,
जो कंजक्टिवा है वो वाइटिश येलो हो जाएगी, विल बिकम ड्राई, ब्रिटल एंड फॉल्स ऑफ, फाइनली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट। प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं कि जो कंट्रोल है वेक्टर का इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द डिजीज़। अदर प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, कौन कौन से, कि सेपरेशन एंड किलिंग ऑफ हेल्दी इन्फेक्टेड शिप, हैविली इन्फेक्टेड शिप, कि जो जिस शिप के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन हो गया है उसे मार दिया जाए, जो शिप का जो मैन्यूर है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, एग्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, फीडिंग इन्फेक्टेड शिप विद सॉल्ट एंड लिटिल ड्राई फूड, killing infected snail population by adding copper sulfate solution in ponds and ditches, कि जो गड्ढे हैं, पॉन्ड्स हैं, जहाँ पर स्नेल मिलते हैं वहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ करके इनकी पॉपुलेशन को किल करना। कैसे ये मिरासीडियम लार्वा का डेवलपमेंट होता है वो दिखा रखा है कि ये ओपरकुलम या फिर लीड, इसके अंदर ये जो फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट और ये पूरा योक सेल से भरा हुआ है और ये एग कैप्सूल है, ये शेल है। इसके अंदर फर्दर जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है प्रोपेगेटरी सेल एंड सोमेटिक सेल में। फर्दर ये एम्ब्रियो बनेगा, योक सेल ऐसे साइड में चली जाएंगी, धीरे धीरे जो योक सेल है वो उनका कंटेंट कम होता जाता है और एम्ब्रियो है वो मिरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट होगा। इस तरीके की आपको लीवर फ्लूक की ये लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है कि शिप के अंदर आप ऐसे ये डायग्राम बनाओगे इन चार का, फिर मिरासीडियम लार्वा ऐसे स्नेल में एंटर करता हुआ दिखाना है। इसके बाद स्पोरोसिस्ट बनाना है, रीडिया बनाना है, सर्केरिया बनाना है, फिर मेटासर्केरिया को एंसिस्टेड फॉर्म में फिर से शिप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये सिंपल सी इसकी लाइफ साइकिल बनानी है, ये ज़्यादा ऐसे ये बीच का झंझट नहीं बनाना, सिर्फ ऐसे गोल गोल सीधा डायग्राम बनाना है। अब इसी को हम थ्योरी फॉर्म में देखते हैं। नेचर ऑफ लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये डाइजेनेटिक होते हैं, इनके अंदर दो होस्ट हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी को डेफिनेट या फिर प्रिंसिपल होस्ट भी बोलते हैं, सेकेंडरी को इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट शिप या गोट है जिसके अंदर इसकी सेक्सुअल अडल्ट फेज चलेगा। इंटरमीडिएट होस्ट लिम्निया या प्लेनोर्बिस जीनस का वाटर स्नेल होता है, फ्रेश वाटर स्नेल, जो कि जिसके अंदर इसकी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स और डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है लीवर फ्लूक की, ये इसकी 3 वे में सिग्निफिकेंस है कि मल्टीप्लिकेशन होता है लार्वल स्टेज के ड्यूरिंग, डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं लार्वल स्टेज, और जो लार्वल स्टेज है वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सपोजर को रिड्यूस करते हैं, कि एक्सपोज होने से इसे रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइफ हिस्ट्री देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट, कि इसकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो 2 स्कूल ऑफ थॉट दिए गए, हेट्रोगेमी एंड डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये 1-1 या 2-2 नंबर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे क्वेश्चन। हेट्रोगेमी क्या है कि ग्रोबन ने 1882 में क्या कहा था कि जो जर्म सेल हैं लार्वल स्टेजेस के अंदर वे एक्चुअल में हैप्लॉइड एग्स हैं जो कि पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होगी, और उनकी वजह से अलग अलग लार्वल जनरेशन बनती हैं जो कि पार्थिनोजेनेटिक जनरेशन को शो करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अडल्ट फ्लूक है वो तो रिप्रेजेंट करेगा सेक्सुअल जनरेशन को, और जो लार्वल जनरेशन है वो शो करेंगी एसेक्सुअल या फिर पार्थिनोजेनेटिक जनरेशन को। तो सेक्सुअल जनरेशन, पार्थिनोजेनेटिक, एसेक्सुअल जनरेशन। तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा बिटवीन सेक्सुअल एंड पार्थिनोजेनेटिक जनरेशन। इट इज़ नाउ डिस्कार्डेड, अब ये डिस्कार्ड कर दी गई है ये वाली थियोरी, बिकॉज जो जर्म सेल हैं वो जाइगोट से बनती हैं, वो किसी नॉन फर्टिलाइज्ड एग से नहीं बनती, वो क्या है, वो जाइगोट से बनी हुई सेल्स हैं। तो बाद में इसके बाद में आई डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी स्कूल ऑफ थॉट, जो कि इस्ची ने प्रपोज किया था और उसे रेस एंड कार्ट ने सपोर्ट किया। डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी स्कूल ऑफ थॉट मोस्ट एक्सेप्टेड है। इन्होंने क्या कहा कि जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न की वजह से जो प्रोपेगेटरी सेल्स बनेंगी, उन प्रोपेगेटरी सेल से डेराइव होती हैं जर्म सेल, जो कि डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, उसमें माइटोसिस हुई, प्रोपेगेटरी सेल बनी, उन प्रोपेगेटरी सेल से जर्म सेल बनी। अभी हमने ऊपर इसका
पूरा डिस्कशन भी किया था कि किस तरीके से जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 अनइक्वल सेल बनी, स्मॉल प्रोपगेटरी, लार्ज सोमेटिक सेल, फिर जो प्रोपगेटरी सेल है वो थोड़े टाइम के बाद डिवाइड करना स्टार्ट हुई, इससे सोमेटिक और प्रोपगेटरी सेल बनी। सोमेटिक ने तो मीजोडम एंडोडम बना दी। फिर जर्म सेल किससे बनी? प्रोपगेटरी सेल से बनी। तो जो सेकंड थॉट है डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी वो सही है। इनके अकॉर्डिंग जो प्रोपगेटरी सेल है वो डेवलप होती हैं डिफरेंट लार्वल फॉर्म में। प्रोपगेटरी सेल से जो जर्म सेल बनेंगी उनसे डिफरेंट लार्वल फॉर्म बनेंगी, इसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। बट एज डिफरेंट लार्वल स्टेज आर डेवलप्ड वन आफ्टर द अदर एंड नॉट साइमल्टेनियसली, तो इसको हम डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। पॉली मीनी मैनी, एम्ब्रियोन मीनी बहुत सारे एम्ब्रियो, कि एक जाइगोट से बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी लार्वल फॉर्म बनती है। और ये लार्वल फॉर्म एक साथ नहीं बनती, ये एक के बाद एक ऐसे बनेंगी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच मल्टीप्लिकेशन अक्कर इन लार्वल स्टेज बाय डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी एंड देयर इज ए कंटिन्यूअस लाइन ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द मिरासीडियम टू गोनेड ऑफ अडल्ट फ्लूक थ्रू सेवरल लार्वल फॉर्म। कि इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग जो फैसियोला की लाइफ हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होगा और कंटिन्यूस लार्वल स्टेजेस बनती जाएंगी डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू। तो जो जर्म सेल्स हैं उनकी कंटिन्यू जर्म लाइन चलती जाएगी। ग्राफिक लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो शिप के अंदर अगर हम स्टेज देखें, यंग फ्लूक अडल्ट में कन्वर्ट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कैप्सूल की फॉर्मेशन होगी, कैप्सूल बॉडी से बाहर निकलेगा, मिरासीडियम बनाएगा। जो मिरासीडियम है वो स्नेल में एंटर करेगा, वहाँ स्पोरोसिस्ट, रीड या सर्केरिया बनेंगे। सर्केरिया बाहर आएगा, अपने चारों ओर सिस्ट की कवरिंग करेगा, मेटासर्केरिया बनाएगा। मेटासर्केरिया फिर जाके शिप या गोट को फिर से इन्फेक्ट करेगा और यंग फ्लूक में कन्वर्ट होगा। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसकी मेन फीचर्स क्या हैं कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है इनकी। डिलेड पॉलीएम्ब्रियोनी शो होगी कि जो लार्वल फॉर्म है वो एक साथ ना बनके एक के बाद एक बनती हैं। रिप्रोडक्शन की हाई रेट होती है ताकि जो सर्वाइवल के चांस है वो बढ़ाए जा सके। मिरासीडियम एक एडवांस्ड लार्वल स्टेज है, इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, सेलुलर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और इसके अंदर होता है डीजनरेशन क्योंकि ये आगे कन्वर्ट होती है लेस एडवांस अडल्ट के अंदर। पैरासिटिक अडेप्टेशन की बात करें कि जो ये पैरासाइट है इसके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है, तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन है। मॉर्फोलॉजी के अंदर इसकी जो क्यूटिकल है वो रेजिस्टेंट है ताकि जो डाइजेस्टिव जूस है एंजाइम के, जो डाइजेस्टिव जूस है होस्ट के वो इसे अफेक्ट ना कर सकें। सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है इसकी, क्योंकि ये ना तो इसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है ना कोई सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, वेल प्रोटेक्टेड हैबिटेट के अंदर रहेंगे, जिस वजह से इनकी सिंपल मॉर्फोलॉजी है। इनके अंदर एडेसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सक्कर्स है जो कि वैक्यूम प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, स्पिन्यूल्स प्रेजेंट है ताकि जो होस्ट की बाइल डक्ट है उसके साथ में अटैच होके ये आराम से सर्वाइव कर सके, ये बॉडी से बाहर ना निकले। देन हम बात करें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में रहेंगे। कीमोटैक्टिक अडेप्टेबिलिटी है, ऑस्मेटिक अडेप्टेबिलिटी है कि कीमोटैक्टिक अडेप्टेबिलिटी इन प्राइमरी होस्ट, ऑस्मोटिक अडेप्टेबिलिटी इन सेकेंडरी होस्ट एंड इन ओपन वाटर। न्यूट्रिशन इनका कि काफ़ी ये अपनी जो शक्कर है उनकी हेल्प से, मस्कुलर शक्कर है उसकी हेल्प से न्यूट्रिशन को गेन करेंगे और जो सिंपल जो एब्जॉर्बेटिव फॉर्म में फूड है उसे अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे माइक्रोविलाई के थ्रू। और इनकी जो इंटेस्टाइन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की एब्सेंस को कंपनसेट करने के लिए हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में है। रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन की बात करें तो 2 रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स किया जाता है। जो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है लीवर फ्लूक की वो डिस्पर्जल में हेल्प करती है और रिड्यूस करती है पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ पैरासाइट टू द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लार्वल फॉर्म है, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर वो लार्वल फॉर्म एंटर कर जाएंगी। तो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर इनका जो रहने का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है और ये
डिस्पर्सल में भी हेल्प करेगा कि एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में भी ये हेल्प करती हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अराउंड 200 फ्लूक्स लार्ज बाइल डक्ट में शिपकी में प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो फ्लूक है वो 5 लाख कैप्सूल्स को प्रोड्यूस करता है। इनसे हर एक से एक मिरासीडियम बनेगा कि 5 लाख कैप्सूल है तो 5 लाख मिरासीडियम। ये मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होंगे। एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रीडिया बनेंगे। फिर हर एक रीडिया से समर सीजन के ड्यूरिंग 20 डॉटर रीडिया की फॉर्मेशन होती है। हर एक रीडिया से 14 से 20 सर्केरिया बनेंगे जो कि ट्रांसफॉर्म होंगे इन मेटा सर्केरिया। तो हर एक जो इसका कैप्सूल है, एक कैप्सूल की बात करें तो वो 1 से लेके 2000 तक सर्केरिया लार्वा की फॉर्मेशन करता है। इन्हें इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस क्यों करना पड़ता है? ताकि इनके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बढ़ सके, कि ये जब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मूव करते हैं तो उस ड्यूरिंग इनके जो सर्वाइवल चांस है कि जो एनवायरमेंटल हैजार्ड है, कि भाई ज़रूरी नहीं कि मिरासीडियम को स्नेल मिले, ज़रूरी नहीं कि जो मेटासीरस जो लार्वा, मेटासर्केरिया जो लार्वा है उसे प्राइमरी होस्ट मिले। तो जो इनका रिप्रोडक्टिव रेट है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इनकी स्पीसीज़ के सर्वाइवल पर, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी पर कोई रिस्क ना आए। अगर ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ लार्वल फॉर्म को बनाएंगे, ज़्यादा इंडिविजुअल को बनाएंगे, तो उनमें से अगर इन्होंने लाख में प्रोड्यूस किए हैं तो कुछ 1000 या कुछ 100 तो जाके सर्वाइव करेंगे ही। इसी वजह से इनका जो मल्टीप्लिकेटिव रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और रैपिड है। ये हमने कंप्लीट किया टाइप स्टडी ऑफ फैसियोला हिपैटिका को। हमने ये 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आई होप ये दोनों वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।